शाम हो चुकी है। कोलकाता के रास्ते से हम जा रहे हैं मिडलैंड एंटरप्राइजेस कंपनी की तरफ। मिस्टर आबिर ने कहा, इतनी जल्दी जाने का कोई फायदा नहीं है, घर पर कोई नहीं होगा। काफी सोचने वाली बात है, डिटेक्टिव ने कहा। अरे वो रहे, वो सामने की तरफ जा रहे हैं, धीरे से कहा आबिर जी ने। हमने देखा कि हमारे आगे आगे एक आदमी बहुत ही तेजी से चल रहे हैं। एक अखबार खरीदकर वो एक घर में घुस गए। हम लोगों को लेकर मिस्टर आबिर उस घर में घुस गए। हम सीधे चले गए 5वें फ्लोर पे। आधा खुला हुआ एक दरवाजे के सामने आकर मिस्टर आबिर ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक आवाज़ सुनाई दी और हम कमरे के अंदर चले गए। फर्नीचर लेस एक खाली कमरा, सिर्फ एक टेबल के ऊपर उस अखबार को खोलकर एक चेयर लेके उस टेबल के सामने बैठे हुए थे। हम लोग अंदर आते ही उन्होंने हमारी तरफ देखा, पर उनके चेहरे पर दुख, डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रहा था। उनके दोनों गाल मरे हुए आदमी की तरह सफ़ेद हो चुके थे। आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी दोनों आंखें अपनी जगह से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। लग रहा था जैसे किसी अनजाने डर ने उन्हें जकड़ कर रखा है। आबिर गांगुली की तरफ देखकर भी मिस्टर भट्टाचार्य जैसे उन्हें पहचान ही नहीं पाए। मिस्टर भट्टाचार्य, आपकी तबीयत बहुत खराब लग रही है, मिस्टर गांगुली ने हैरान होकर पूछा। ये लोग कौन है? अपने आप को संभालते हुए मिस्टर भट्टाचार्य ने कहा, नौकरी के लिए आए हैं, मिस्टर रवि और मिस्टर प्रतीक। जरूर मिलेगा, एक नकली हंसी के साथ मिस्टर भट्टाचार्य ने कहा। आप लोग क्या काम जानते हैं, बताइए। मैं हिसाब किताब का काम जानता हूँ, डिटेक्टिव ने कहा। और मैं क्लार्क का काम जानता हूँ, मैंने कहा। बढ़िया बढ़िया, आप जैसे लोग ही मुझे चाहिए, पर अभी आप जाइए, मुझे थोड़ा अकेला रहने दीजिए। लाख कोशिशों के बावजूद वो अपने आप को संभाल नहीं पाए। आखिर में उनके सब्र का बांध टूट ही गया। हम तीनों एक दूसरे को देखने लगे। मिस्टर आबिर ने कहा, पर मुझे तो इसी वक्त पर बुलाया गया था, और भी काम देंगे इसीलिए। ठीक है, बहुत ही मुश्किल से मिस्टर भट्टाचार्य ने कहा। आप तीनों यहीं पर बैठिए, मैं 5 मिनट में आया। ये कहकर मिस्टर भट्टाचार्य एक दरवाजे से बगल के कमरे में चले गए और उस पार से दरवाज़ा भी बंद कर दिया। क्या वो भाग गए? डिटेक्टिव ने कहा। मुमकिन नहीं है, उस कमरे से बाहर नहीं जाया जा सकता, आबिर गांगुली ने कहा। तो फिर उस कमरे में क्यों गए? डर के मारे क्या पागल हो गए वो? मैंने कहा। नहीं, हमें देखकर वो नहीं घबराए थे, वो पहले से ही डर के मारे चुपचाप बैठे हुए थे, डिटेक्टिव ने कहा। अचानक दीवार के उस पार से ठक ठक आवाज आने लगी। डर के मारे पागल होकर क्या वो खुद ही दरवाजा खटखटा रहे हैं? कुछ मिनटों बाद दोबारा दीवार के उस पार से ठक ठक आवाज आने लगी और उसके साथ कुछ घसीटने की आवाज भी, और फिर से ठक ठक आवाज आने लगी। डिटेक्टिव का चेहरा अचानक से गंभीर हो गया। अपने शरीर का सारा जोर लगाकर डिटेक्टिव ने उस दरवाजे को धक्का दिया। डिटेक्टिव के साथ मैंने भी उस दरवाजे के ऊपर अपना जोर लगाया। चुटकियों में वो दरवाज़ा टूटकर नीचे गिर गया। हम जल्दी से अंदर घुस गए और देखा कि मिडलैंड एंटरप्राइजेस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर फांसी पर लटक रहा है और उनके पैर के नीचे एक चेयर गिरा हुआ है और उनका पैर लग रहा है उसी गिरे हुए चेयर के पैर पर, और इसीलिए ठक ठक आवाज़ हो रही थी। उसके बाद उनका पैर पकड़ के मैंने उन्हें ऊपर की तरफ कर दिया और डिटेक्टिव और मिस्टर आबिर ने उनके गले का फंदा खोल दिया। उसके बाद हम सब उन्हें पकड़ के दूसरे कमरे में ले गए। कुछ देर तक वो ऐसे ही बेजान पड़े रहे और कभी कभी उनके सूखे होंठ अपने आप ही कांप रहे थे। डिटेक्टिव ने हाथ पकड़ के उनका पल्स चेक किया, जो कि बहुत ही धीमा था। कभी कभी तो पल्स मिल भी नहीं रहा था।
पर सांसें नॉर्मल होने लगी थी। डिटेक्टिव ने कहा, अब डरने की कोई बात नहीं है, खतरा टल चुका है। बोतल से पानी लेकर मैंने धर्मेश जी के मुंह पर छिड़का और उन्हें पानी भी पिलाया ताकि वो और भी अच्छे से सांस ले पाए। पैंट के पॉकेट में हाथ रखकर डिटेक्टिव खड़े हुए थे और कहा, अब हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। पर मेरे साथ ये नाटक क्यों किया गया? मैं कुछ समझा नहीं, मिस्टर गांगुली ने थोड़ा घबराते हुए कहा। बहुत ही सिंपल रीज़न है इसका। हैरी, क्या तुम समझे? नहीं तो? मिस्टर गांगुली से कबूल करवाकर भी मिस्टर कल्पेश भट्टाचार्य को भरोसा नहीं हुआ था, इसीलिए उन्होंने लिखवा लिया था, क्योंकि उनकी हैंडराइटिंग की ज़रूरत थी मिस्टर कल्पेश को। यह गया 1 नंबर। पर हैंडराइटिंग की क्या ज़रूरत थी? मैंने पूछा। 2 नंबर पॉइंट को सुनते ही तुम समझ जाओगे। दरअसल मिस्टर गांगुली ने वादा किया कि वो दास एंड ब्रदर्स कंपनी में नहीं जाएंगे, जहाँ के मैनेजर ने उन्हें कभी नहीं देखा और उन्हें यह भी पता नहीं चला कि मिस्टर गांगुली नहीं आ रहे। इसीलिए अगर उनके नाम पर किसी को वहाँ जाना है तो कम से कम हैंडराइटिंग तो मैनेजर के पहचान का होना चाहिए। क्या? चौंक उठे मिस्टर गांगुली। आपने जिस हैंडराइटिंग से जॉब के लिए अप्लाई किया था, हूबहू वही हैंडराइटिंग नकल ना करने पर आपके नाम से नौकरी पर ज्वाइन करना मुश्किल हो सकता था। इसीलिए आपसे 2 लाइन लिखवाया गया और उसी हैंडराइटिंग की नकल करके मिस्टर आबिर गांगुली बनकर एक ऐसे ऑफिस में जाया गया जहां मिस्टर गांगुली को कोई नहीं पहचानता। क्या कह रहे हैं आप? मिस्टर गांगुली ने कहा। और आपको 1 लाख रुपए देकर एक फर्जी ऑफिस के जाल में इसीलिए बांध कर रखा गया ताकि आप दास एंड ब्रदर्स कंपनी में ना पहुंच जाए। पर एक ही आदमी ने उसका भाई बनने का नाटक क्यों किया? क्योंकि इन बदमाशों की टोली में 2 से ज़्यादा लोग नहीं थे, जिनमें से एक चला गया दास एंड ब्रदर्स कंपनी में और दूसरे ने भेस बदल के आपको एक नकली कंपनी के कामों में बांध कर रखा। पर उन्होंने गलती कर दी अपने सोने के दांत दिखाकर, डिटेक्टिव ने कहा। ओके, तो यहाँ तक की पूरी कहानी मैं समझ गया, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हमें देखकर उस आदमी का सुसाइड करने का मन क्यों हुआ? मैंने डिटेक्टिव से पूछा। इस अखबार को पढ़ने पर ही तुम समझ जाओगे। इतने में मिस्टर धर्मेश उठकर बैठ गए हैं। उनकी तबीयत भी काफी हद तक ठीक हो चुकी है। सही कहा आपने, इस सवाल का जवाब तो इस अखबार में ही है। मुझे पहले ही इस अखबार को देखना चाहिए था। डिटेक्टिव उस अखबार को लेकर पढ़ने लगे। ये देखो हेडलाइन, दास एंड ब्रदर्स कंपनी में खून, रॉबरी की कोशिश नाकाम, अपराधी गिरफ्तार। डिटेक्टिव, जरा जोर से पढ़िए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना। आज शाम को शहर में एक बहुत बड़ी रॉबरी को नाकाम किया गया है, पर एक आदमी मारे गए हैं। दास एंड ब्रदर्स कंपनी के 10 लाख के शेयर्स के पेपर चोरी करने की कोशिश की गई है। कुछ दिन पहले ही आबिर गांगुली के नकली नाम से एक बदनाम जालसाज इस कंपनी में नौकरी करने के लिए अपॉइंट हुए थे। ये 2 भाई 5 साल की सज़ा काटकर हाल ही में रिहा हुए थे। नकली नाम से नौकरी पाने के बाद उसने सारे तिजोरी के नकली चाबी बनवा लिए थे। नियम के अनुसार शनिवार 12 बजे सभी की लंच ब्रेक की छुट्टी हो गई और इसीलिए इस 20 मिनट के दौरान एक आदमी को हाथ में एक बैग लेकर सीढ़ी से उतरते हुए देखकर साजन कुमार ने उसका पीछा किया और उसका रास्ता रोककर 10 लाख के शेयर्स के पेपर्स उसके बैग से बरामद किए गए। मरे हुए आदमी के माथे पर गोली मारी गई थी। लंच ब्रेक के वक्त वो कुछ भूल आया है, इसी बहाने से ऑफिस रूम में वो घुसा था और बंदूक में साइलेंसर लगाकर पीछे से वॉचमैन के सर पर गोली मारी उसने और सबसे बड़ी तिजोरी खोलकर उसे जो मिला वो सब कुछ लेकर बाहर आ गया। इस जालसाज का भाई इसके सारे गैर कानूनी कामों में इसके साथ रहता है, पर इस काम में उसका भाई शामिल नहीं है। पर पुलिस उसके भाई को भी ढूंढ रही है, पर कंपनी में नौकरी कर रहे इस जालसाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अदमा ने मिस्टर धर्मेश जी की तरफ देखते हुए डिटेक्टिव ने कहा, पुलिस को फ़ोन कर दीजिए मिस्टर गांगुली। उस जालसाज के भाई को ढूंढने के लिए हम ही थोड़ी मदद कर देते हैं। हैरी, क्या देखा तुमने? अपने माँ की कोख से जन्मे हुए भाई को खून के इल्ज़ाम में फांसी होगी ये जानकर खुद पहले ही फांसी में लटक रहे थे। बड़ा ही गहरा प्यार है दोनों भाइयों में।